हेलो स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज एरिया वेक्टर के बारे में, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। हमने तो छोटी क्लासेस में 6, 7, 8, 9, 10 या 11th अप टू 11th हम क्या करते आ रहे थे, जैसे यहां पर हमने एक एरिया ले लिया, ये तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इस तरह से, ठीक है। मान लीजिए एक रेक्टेंगल है, तो इस रेक्टेंगल में ये इसकी लेंथ है, ये क्या है? इसकी ब्रेथ है। तो इसका एरिया हमने निकाला था, एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। कोई ट्राइंगल दिया हुआ है, इस तरह से मान लो एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल की हाइट कितनी है? h, और ये इसका बेस कितना है? b। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या? हाफ बेस इंटू हाइट। क्या इस तरह से हम एरिया फाइंड करते थे? और एरिया जब फाइंड करते थे तो हम डायरेक्शन का कोई ध्यान नहीं रखते थे, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि एरिया कैसी वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक में एरिया क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो एरिया का मैग्नीट्यूड निकालना तो आपने 11th क्लास तक पढ़ ही रखा है। जैसे रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर। इस तरह से हम एरिया के मैग्नीट्यूड तो फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम एरिया को वेक्टर की तरह यूज कर रहे हैं, तो अब इस टॉपिक में हम एरिया की डायरेक्शन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एरिया की डेफिनेशन देख लेते हैं, एरिया को किस तरह से समझाया गया है। देखिए, एरिया वेक्टर की आपको डेफिनेशन दे रखी है, ध्यान से देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए एक बार। चलिए, तो इन जनरल एरिया इज कंसीडर्ड एज अ स्केलर। जनरली एरिया है वो स्केलर की तरह कंसीडर किया जाता है, बट फॉर मेनी केसेस, बहुत से केसेस ऐसे होते हैं, एरिया ऑफ अ सरफेस इज टेकन एज अ वेक्टर। बहुत सारे केसेस में एरिया को हम किसकी तरह लेंगे? एज अ वेक्टर, ठीक है ना। एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज टेकन इन द नॉर्मल टू द सरफेस। और जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है वो सरफेस के नॉर्मल होती है। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? सरफेस के नॉर्मली होती है, ठीक है ना। किस तरह से नॉर्मली होती है उसको हम समझते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए, मान लेते हैं कि मैंने इस तरह से एक एरिया वेक्टर माना, ये मान ले क्या एक सरफेस है, ये क्या एक रेक्टेंगुलर सरफेस है, और ये जो रेक्टेंगल है वो इस प्लेन में ऐसे दिया हुआ है। मतलब ये बोर्ड से आपकी साइड में आता हुआ एक प्लेन है, और उस प्लेन में क्या है? एक रेक्टेंगल है, ठीक है ना। समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक बुक को ले लेते हैं, ये कोई प्लेन पेपर है, ठीक है ना, ये एक प्लेन है, एरिया है, ये एरिया इस तरह से रखा हुआ है, दैट सरफेस इज लाइक दिस, ठीक है ना। इस तरह से ये एरिया रखा हुआ है, ठीक है ना। यहां पर अब ये एरिया रखा हुआ है, हमें पता है कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। अब देखिए, हमारे पास सरफेसेस होती हैं, वो टू टाइप्स की सरफेसेस होती हैं। एक जो सरफेसेस होती है वो ओपन सरफेस होती है, और एक सरफेस क्या होती है? क्लोज सरफेस। कौन कौन सी सरफेस है? ओपन सरफेस एंड क्लोज सरफेस। ओपन सरफेस एंड क्लोज सरफेस। तो ओपन सरफेसेस कुछ इस टाइप से हैं, जैसे ये दैट इज अ ओपन सरफेस। ये कैसी सरफेस है? ओपन सरफेस है। क्लोज सरफेस में किस टाइप की सरफेसेस होंगी? जैसे हमारा क्यूबॉइड हो गया, ठीक है ना, क्यूबॉइड या क्यूब क्या है? क्लोज सरफेस है, ठीक है ना। ये क्या क्यूबॉइड हो गया, या कोई सिलेंडर हो गया, ठीक है, क्या हो गया? सिलेंडर। सिलेंडर इज अ क्लोज सरफेस, जिसकी सरफेस क्या है? क्लोज्ड है। तो जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्लोज सरफेस एरिया में आते हैं, और जो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है वो क्या है? ओपन सरफेसेस है, ठीक है। अब यहां पे हमें बताना है ओपन सरफेसेस और क्लोज सरफेसेस की डायरेक्शन क्या होती है, ठीक है ना। तो ओपन सरफेसेस की डायरेक्शन या क्लोज सरफेस की डायरेक्शन देखेंगे, तो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर आउटवर्ड। परपेंडिकुलर आउटवर्ड। जैसे मैं इस सरफेसेस की बात करूंगा, तो ये इस टाइप की सरफेस है, ये, ठीक है। इस टाइप की अगर सरफेस है तो इसका परपेंडिकुलर, ये वाले जो सरफेस है, इस सरफेस का जो परपेंडिकुलर होगा वो सरफेस ऐसे होगा,
लेकिन परपेंडिकुलर तो इधर भी हो सकता है, परपेंडिकुलर तो इधर भी हो सकता है। तो यहां पर देखो ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है और 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में इसका परपेंडिकुलर इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे तो इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में भी है, इस एरिया वेक्टर को हमने A1 ले लिया, दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस एंड आउटवर्ड टू द सरफेस, सरफेस से आउटवर्ड डायरेक्शन में है एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है। और इसका एरिया वेक्टर एक बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है इस तरह से। तो यहां पर ये एरिया वेक्टर मान लेते कितना है, A2 है। तो ओपन सरफेसेस के लिए एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द ओपन सरफेस एंड आउटवर्ड, ठीक है ना। और किसी भी ओपन सरफेस के लिए एरिया वेक्टर की 2 डायरेक्शन हो सकती हैं। जैसे ये अगर ओपन सरफेस है हमारा, तो इसमें जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया वेक्टर लेना है तो अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें क्लोज्ड सरफेस के लिए, किसके लिए बात करते हैं हम, क्लोज्ड सरफेस के लिए अगर हम बात करें तो क्लोज्ड सरफेस के लिए एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू दिस सरफेस, क्लोज सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर होगा ऑलवेज परपेंडिकुलर है इस सरफेस के परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, दैट एरिया वेक्टर इज A1। मान लीजिए एक ऊपर सरफेस है तो उस ऊपर वाली सरफेस का एरिया वेक्टर अपवर्ड होगा एंड आउटवर्ड, दैट इज एरिया वेक्टर इज A2। इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा ऐसे, और ये भी क्या है, सरफेस के परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, इस एरिया को हम क्या बोल देंगे, A3, ठीक है ना। तो क्लोज सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटवर्ड टू द सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर होती है और सरफेस के आउटवर्ड होती है। जैसे हमारा एक सिलेंडर है, अब इस सिलेंडर की अगर हम बात करते हैं, इसमें अगर मैं इस सरफेस की बात करूं, इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर आउटवर्ड अपवर्ड होगा, आउटवर्ड होगा नॉर्मल होगा, दैट एरिया वेक्टर इज A1, ठीक है। जो नीचे वाली सरफेस है उस नीचे वाली सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा दैट इज आउटवर्ड नॉर्मल, दैट सरफेस इज आउटवर्ड नॉर्मल, दैट इज A2, ठीक है। जैसे अगर मैं यहां पर एक डिस्क बनाऊं, क्या बनाऊं, एक डिस्क, ये क्या है, डिस्क है, डिस्क इस प्लेन में है ऐसे, इस प्लेन में डिस्क है, मतलब ये वाला प्लेन है, तो इस वाले प्लेन का परपेंडिकुलर क्या अपवर्ड हो जाएगा और डाउनवर्ड भी हो जाएगा। तो इस डिस्क के लिए जो एरिया वेक्टर होगा इट मे बी परपेंडिकुलर A1 एंड इट मे बी A2, ठीक है ना। डिस्क कैसी सरफेस है, ओपन सरफेस है, डिस्क कैसी सरफेस है, ओपन सरफेस है, तो इसका एरिया वेक्टर अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है। लेकिन सिलेंडर क्या है, क्लोज्ड सरफेस है, तो क्लोज्ड सरफेस में अगर मैं ऊपर वाली सरफेस का, ऊपर वाली जो प्लेन सरफेस है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर बताऊं तो दैट इज परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इसमें मैं एरिया वेक्टर इधर नहीं बना सकता, इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर नहीं बना सकता। अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है तो उसमें हमेशा एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा, ठीक है। तो यहां से इसको हटा देते हैं। अच्छा, ये जो कर्व सरफेस है उसका मैंने एक छोटा सा सेगमेंट लिया, इस सेगमेंट का अगर एरिया वेक्टर देखें दैट इज आउटवर्ड परपेंडिकुलर, तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाए, ठीक है ना। ये एरिया वेक्टर मानते हम कितना, A3। तो यहां से हम क्या जानेंगे, ओपन सरफेस के लिए एरिया वेक्टर हम किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, और क्लोज सरफेस के लिए किसी भी डायरेक्शन, मतलब परपेंडिकुलर किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, 2 डायरेक्शन बनेंगी उसमें से किसी एक में ले सकते हैं। क्लोज सरफेस के लिए हमेशा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, या बोल सकते हैं आउटवर्ड नॉर्मल, परपेंडिकुलर को हम क्या बोल देते हैं, नॉर्मल बोल देते हैं। देखिए इस वीडियो में क्या हो रहा है, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लेमिना है, यहाँ पर एक रेक्टेंगल है और उस पर जो एरो लगा हुआ वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। और सरफेस के क्या है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, इसका एरो देखेंगे तो सरफेस के आउटवर्ड डायरेक्शन में। अब हमने एक क्लोज सरफेस लिया दैट इज क्यूब, क्यूब के लिए जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है ऑलवेज आउटवर्ड परपेंडिकुलर होगी। क्लोज सरफेस के लिए क्या है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आउटवर्ड
परपेंडिकुलर है, जैसा आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या पढ़ने वाले हैं हम आगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये रहा, क्या डेफिनेशन दे रखी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ मेजर ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस एरिया। मीन्स क्या है? मान लेते हैं कि यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर मान लेते हैं क्या है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लेते हैं एक एरिया रखा हुआ है, एक सरफेस है, ठीक है ना। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लेते हैं क्या? एक सरफेस रखी हुई है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया, इस एरिया से हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। ओवर एन एरिया इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ मेजर ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई एरिया रखा है, उस एरिया में से मेजर ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस एरिया, इस एरिया से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही हैं, उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। क्या बात समझ में आ रही है सबके? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दिस एरिया, किसी एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से। तो यहाँ पर फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हमें दिखाई दे रहा है 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है ना। मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किस तरह से डिफाइन किया गया है वो समझ लेते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना। मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज फाई इक्वल टू ई डॉट ए, ई डॉट ए। मैथमेटिकली फ्लक्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है? फाई इक्वल टू ई डॉट ए। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है, उसको हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो कई बार हम क्या करेंगे? फाई ई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। वैसे तो जनरली फाई क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है ना। आप आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे, 5-6 चैप्टर के बाद आपके मैग्नेटिज्म में एक फ्लक्स आएगा, उसको बोलेंगे क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स। आगे जब पढ़ेंगे तो आगे क्या आएगा? एक टॉपिक मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे? फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैग्नेटिक फ्लक्स को भी किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से। अब इनमें डिफरेंस कैसे पता चलेगा? इसलिए हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नीचे एक सफिक्स में क्या लगा देते हैं? ई, और मैग्नेटिक फ्लक्स के सफिक्स में क्या लगा देते हैं? बी। ठीक है ना। तो फाई ई फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड फाई बी फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो यहां पर मैथमेटिकली फाई ई इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको गिवन होगी, तो हम फ्लक्स यहां से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पे हम लिख लेते हैं वेयर E is electric field and A is area vector. E is electric field and A is area vector.
अब यहां पर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये एरिया वेक्टर हो गया। अब यहां पर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो फाई ई को हम क्या लिख सकते हैं, ई ए कॉस थीटा। फाई ई को क्या लिखे, देखो ई डॉट ए डॉट प्रोडक्ट है, तो ई डॉट ए को हम क्या लिखेंगे, ई ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक है ना। कुछ यहां पर हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो देखिए आपको इमेजेस दिखाई देंगे एग्जांपल्स की। तो देखिए फर्स्ट इमेज को देखते हैं, क्या दिख रहा है आपको, ध्यान से देखिए फर्स्ट इमेज को। देखिए क्या एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। देखो इस तरह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर ध्यान से देखेंगे, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में जा रही है, और ये जो सरफेस है वो कुछ इस टाइप से है, सरफेस इस टाइप से है। अगर सरफेस इस टाइप से है तो ये वाली सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वह क्या, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। एरिया वेक्टर वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। इस टाइप की सरफेस है वो, देखो मैं बना देता हूं, ये ऐसे सरफेसेस दे रखी है, तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर ये हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। यहां पर जो थीटा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल दिया हुआ है। क्या सबको बात क्लियर है यहां तक? चलिए एक डायग्राम और देखते हैं हम, ध्यान से देखिए नेक्स्ट डायग्राम को। नेक्स्ट डायग्राम में आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर आपको एक क्लोज्ड सरफेस दे रखी है। कैसी सरफेस दे रखी है, यहां पर एक क्लोज्ड सरफेस है। अब देखिए एक होती है प्लेन सरफेस और एक क्या होती है, कर्व सरफेस। एक क्या होती है, प्लेन सरफेस, और एक क्या होती है, कर्व सरफेस। अब कर्व सरफेस को अगर हम देखेंगे तो कर्व सरफेस क्या हर जगह पर कर्व हो रही होती है, और हर जगह पर अगर कर्व हो रही होती है, जैसे यहां पर मैं बात करूं किसकी, स्पेयर की, ये क्या है, स्पेयर, ये क्या है, एक स्पेयर है। तो स्पेयर में ये जो पार्ट होगा इसका एरिया वेक्टर इधर होगा A1। ये जो पार्ट होगा इस पार्ट का एरिया वेक्टर क्या इस डायरेक्शन में होगा, A2, ठीक है। ऐसे ही मान लेते हैं इस डायरेक्शन में अगर दिया हुआ है तो इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा कितना, A3। ऐसे ही जो कर्व सरफेसेस होती हैं, कर्व सरफेस में पूरी सरफेस का एरिया एक डायरेक्शन में नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, छोटा सा सेगमेंट ले लेते हैं। छोटा सा क्या ले लेते हैं, सेगमेंट। उस सेगमेंट का हम एरिया वेक्टर लेते हैं। यहां पर आपको जो सेकंड डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो सेकंड डायग्राम में देखिए एरिया वेक्टर के सेगमेंट का लिया हुआ है। सेगमेंट का एरिया वेक्टर का इस डायरेक्शन से ऐसे दिया हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में दे रखी है। और थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर, ठीक है स्टूडेंट। अब इस पर बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल किस तरह से ध्यान से देखेंगे। यहां से मान लेते हैं हम कि एक सरफेस इस तरह से दे रखी है हमें, यहां पर क्या एक सरफेस दी हुई है, ठीक है। इस सरफेस में इस तरह से एक सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इस डायरेक्शन में दे रखी है, ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे रखी हैं। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते कितना E दिया हुआ है, ठीक है। और जो एरिया है वो इस टाइप से दिया हुआ है। एरिया किस तरह से दिया हुआ है, इस टाइप से दिया हुआ है ये, ठीक है ना। ये क्या है, जेड एक्सिस की ओर है,
इस डायरेक्शन में बनाए तो दैट इज एक्स एक्सिस। इस डायरेक्शन में क्या है, एक्स एक्सिस है। इस डायरेक्शन में क्या है, वाई एक्सिस है। और ये एक्सिस कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस। क्या जेड एक्सिस रियली में इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में है, जेड एक्सिस रियली में इस डायरेक्शन में है, ठीक है। और जो प्लेन है वह इस टाइप से दिया हुआ है। अब यहां पे हमें निकालना फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड फ्लक्स थ्रू गिवन एरिया। फाइंड फ्लक्स थ्रू गिवन एरिया। फ्लक्स की बात कर रहे हैं मतलब हम अंडरस्टूड है कि हम क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे तो देखिए सबसे पहले हम ये डिटरमाइन करेंगे कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर है, ठीक है। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखेंगे, ये हमारी सरफेस है। तो ये हमारी अगर सरफेस इस टाइप से दे रखी है, ये जो दिखने में आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, ये है रियल में इस टाइप से 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। तो इस जो सरफेस दे रखी है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। और इसी डायरेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी डायरेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो एरिया वेक्टर है, वो एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है ना। देखो दोबारा से समझ लेते हैं, ये सरफेस है मान लेते हैं इस तरह से, तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा। सरफेस ऐसी हो गई तो एरिया वेक्टर क्या इस डायरेक्शन में हो गया, एरिया वेक्टर क्या होगा इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में क्या है, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में क्या है, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल है दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां पर देखेंगे थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं थीटा क्या है, सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल है या एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल है। तो थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल है, न कि सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल। तो यहां सरफेस तो ये है, सरफेस का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है। तो एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, सो द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज बिकम्स 0। नाउ फ्लक्स फाई इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ठीक है ना। तो फाई इक्वल टू ई ए cos theta where theta is equal to 0, then flux phi is equal to E into A। तो यहां से phi क्या हो जाएगा, E into A आ जाएगा। A क्या है, इस सरफेस का एरिया है। यहां से भी डायरेक्ट इस क्वेश्चन से हमें क्या समझ में आता है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस A, if electric field E is perpendicular to surface which have area A, then flux phi is EA। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है और एरिया वेक्टर भी सरफेस के परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी सरफेस के परपेंडिकुलर है, एरिया वेक्टर भी सरफेस के परपेंडिकुलर है। सो एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर पैरेलल। तो यहां पर एंगल हो गया थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, देन फाई इक्वल टू ई इंटू ए, क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 इक्वल टू 1 डिग्री। थीटा की जगह 0 रखें तो cos 0 1 हो जाएगा, तो फाई इक्वल टू ई इंटू ए।